स्वागत है आपका क्रिएटिव माइंड यूट्यूब चैनल के ऊपर। +1 का मैथ एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट किया था हमने और उसका पार्ट फर्स्ट लेके आए थे। आज हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। एंड साथ के साथ जब आप वीडियो देखना शुरू करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। जो आपकी रिकमेंडेशन सजेशन होती है उसको भी टाइप कीजिए, लास्ट में कीजिए चाहे वीडियो देखने के बाद। लेकिन इस चीज़ को भूलना नहीं होता। इससे क्या होता है कि जब आप वीडियो को लाइक करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हो तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और साथ में अगर आप टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो जिस पे आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। और अगर आपको कोई भी वीडियो में डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हो। अगर किसी सम के रिलेटेड हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करवा दूंगा। तो आज जो हम सम करेंगे वो टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन। तो आज हम इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन क्या होता है और इसके बारे में सम को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इंटरसेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट्स A and B is a set of all those elements which belongs to A and B। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे सिंपली उसने ये बोला है कि अगर मेरे पास टू सेट है, लेट कीजिए मेरे पास सेट A है, इसमें एलिमेंट है मेरे पास 2, 3, 4 एंड 5। सिमिलरली सेट मेरे पास यहाँ पे B है और इसमें जो एलिमेंट है मेरे पास वो है 5, 1, 6 एंड 2। अब देखिए डेफिनेशन को देखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ A एंड B। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मुझे A और B का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा तो आपको क्या करना है, जो एलिमेंट इसके सेम है वही इसका आंसर होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में जो आंसर आएगा उसके एलिमेंट दोनों को बिलोंग करने चाहिए, दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे 2 प्रेजेंट है A में और B में भी 2 प्रेजेंट है, और यहाँ पे 5 प्रेजेंट है A में और B में भी 5 प्रेजेंट है। इट मीन्स कि 2 एंड 5 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो A में भी प्रेजेंट है और B में भी प्रेजेंट है। कहने का मतलब ऐसे एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में कॉमन है, उसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट को इंटरसेक्शन बोला जाता है। अगर मैं वेन डायग्राम से आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, अगर मेरे पास कोई देखिए A सेट है और सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे कोई B सेट है और अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो किया गया है जो इनका कॉमन पार्ट आएगा, दिस कॉमन पार्ट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स। मतलब दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, उनके कॉमन एलिमेंट, उनके जितने भी कॉमन एलिमेंट आएंगे वो उनका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। उसके बाद अगर मेरे पास कोई ऐसा आता है, देखिए अगर मैं A इंटरसेक्शन B लेता हूँ और मैं इन दोनों एलिमेंट को यहाँ पे काट देता हूँ, लेट कीजिए कि ये प्रेजेंट नहीं है B में सिर्फ 2 एलिमेंट प्रेजेंट है 1 एंड 6। अगर यहाँ पे मैं देखूंगा भी A में जो मेरे पास एलिमेंट प्रेजेंट है वो है 2, 3, 4, 5 और B में जो मेरे पास एलिमेंट प्रेजेंट है वो है 1 एंड 6। इन दोनों में क्या A एंड B में कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर कोई भी कॉमन नहीं आएगा तो ये मेरा जो सेट होगा वो एम्प्टी बन जाएगा, वो एम्प्टी सेट होगा, उसे हम डिसजॉइंट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर इन दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, इट मीन्स कि ये मेरा सेट है वो एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो एक दूसरे के बिल्कुल दूर पास नहीं जाएंगे, एक दूसरे के दूर होंगे, मतलब ज्वाइन नहीं करेंगे, तो डिसज्वाइन होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे देखिए तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो ये मेरा कौन सा सेट होगा, वाइड सेट होगा, जिसे मैं नल सेट भी बोलता हूँ और मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 5 से। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो इंटरसेक्शन होता है उसका क्या मतलब होता है कि दो सेट्स के जितने भी कॉमन एलिमेंट आएंगे, दो सेट के जितने भी मेरे पास कॉमन एलिमेंट आएंगे वही मेरा इंटरसेक्शन होता है, अगर मुझे टू सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हो। तो इंटरसेक्शन की थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, प्रॉपर्टीज के बाद हम इसका सम स्टार्ट करेंगे। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है इसके बारे में थोड़ा देखना होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने जैसे यूनियन में देखा था वैसे हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है और यूनियन में भी सेम थी। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लेता हूं तो वो बिल्कुल सेम होगा अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए लेता हूं। मतलब ए का बी के साथ इंटरसेक्शन या फिर बी का ए के साथ इंटरसेक्शन, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। मैं एक एग्जांपल से आपको ये समझाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे लेट कीजिए मेरे पास ए में एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3 एंड 4 और सिमिलरली अगर मेरे पास बी में एलिमेंट प्रेजेंट है 4 5 एंड 6 और अगर यहाँ पे मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करूं तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखने होंगे और वो यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है कि 4 है। इट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर होगा वो मेरे पास होगा 4 एलिमेंट सिर्फ प्रेजेंट है, सिर्फ जो मेरे पास सेट है उसमें 4 प्रेजेंट है। और अगर मैं यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करूं तो मेन तो जो हमने अभी समझा है वो तो वही है कि दोनों के कॉमन एलिमेंट ही लिखने हैं। अगर बी पहले लिख देंगे और ए पहले लिख देंगे उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी मेरे पास 4 आएगा। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूँ या मैं बी इंटरसेक्शन ए लिखता हूँ तो उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो बिल्कुल सेम होते हैं। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड अ कॉम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद जो हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है उसमें क्या होता है, देखिए अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करता हूँ और उसका जो आंसर आएगा उसका आगे सी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करता हूँ तो वो बिल्कुल सेम होगा। अगर मैं पहले बी एंड सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूं और उसका जो आंसर आ रहा है उसको ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूं तो आंसर आपका बिल्कुल सेम होगा। आप इसे ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड आ रहा है दैट इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ फाई और यू। क्या होता है, बेसिकली हमने जब यूनियन में पढ़ा था तो यूनियन में आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना होगा। देखिए फाई के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन ए का लेता हूँ, फाई के साथ अगर मैं ए का इंटरसेक्शन लेता हूँ तो मेरे पास आंसर फाई आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर मैं फाई के साथ यूनियन लेता हूँ ए का तो मेरे पास आंसर ए आता था। ठीक है, यहाँ पे मैं इस एक एग्जांपल से आपको ये समझाना चाहता हूँ। देखिए अगर मेरे पास ए में एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3 एंड 4 और मुझे पता है कि जो मेरे पास 5 होता है उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता एंड दिस इज अ नल सेट और वॉइड सेट। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूं तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। अभी 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं प्रेजेंट, अगर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो दोनों में कॉमन कोई आ ही नहीं सकता। अगर दोनों में कॉमन नहीं आ सकता तो अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरा जो सेट होगा उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है तो इट मीन्स ये नल सेट है, वाइड सेट है, तो मैं इसे 5 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन लेता हूं तो मेरे पास आंसर 5 ही आएगा। और अगर मैं इन दोनों को, देखिए अगर मैं इन दोनों का मैं थोड़ा रिवाइज करवाना चाहता हूं। अगर मैं यहाँ पे यूनियन फाइंड आउट करूं, अगर मैं यूनियन फाइंड आउट करूं तो यूनियन का हमारे पास क्या था, जितने भी एलिमेंट है सभी लिखने हैं लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है उसे सिर्फ एक बार लिखना होता है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट और यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो जितने भी एलिमेंट है ए और 5 में सभी के सभी लिखने हैं पर किसी को रिपीट नहीं करना होता। तो 5 में तो प्रेजेंट ही नहीं है कोई एलिमेंट तो इसका तो रिपीट होगा ही नहीं और इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो सिंपल जो मेरे पास ए के एलिमेंट है वही यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4। तो मेरे पास आप देख सकते हो कि आंसर यहाँ पे ए आ रहा था लेकिन इंटरसेक्शन में आंसर मेरे पास 5 आएगा। आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना होगा। और सिमिलरली अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ बात करूं, अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन ए का लेता हूं तो मेरे पास ए आएगा। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट का यूनियन फाइंड करूं ए के साथ तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट ही आता था। तो आपको थोड़ा ये भी ध्यान देना होगा क्योंकि इन दोनों में कॉमन, अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो मुझे कॉमन एलिमेंट देखने होते हैं। कॉमन एलिमेंट अगर ए में है और यूनिवर्सल सेट में है तो वही आंसर आएगा क्योंकि ए यूनिवर्सल सेट, अगर यूनिवर्सल सेट प्रेजेंट है तो इट मीन्स कि ए तो उसका छोटा ही होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो इसको हम ऐसे कहते थोड़ा अरेज कर लेते हैं क्योंकि जगह बन जाएगी। अब देखिए अगर मैं आपको यूनिवर्सल सेट का थोड़ा पढ़ाना चाहूँ, देखिए अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट का मतलब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो इट मीन्स कि मेरे पास जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे सभी के सभी नंबर इसमें इंक्लूड होंगे, मतलब 5 to लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे। उसके बाद लेट कीजिए मेरे पास ए है और ए में एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 एंड 5, 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे देखिए मैं ए का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूँ यूनिवर्सल सेट के साथ तो आप देख सकते हो कि जितने भी कॉमन एलिमेंट आएंगे मैं वही लिखूंगा यहाँ पे।
तो क्या है 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 5। तो इट मीन्स ये आप देख सकते हो कि मेरे पास ए ही है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका यूनियन फाइंड आउट करूँ, अगर मैं यहाँ पे इसका यूनियन फाइंड आउट करूँ, तो आप देख सकते हो कि जो कॉमन एलिमेंट है उसे एक बार लिखना होता है और बाकी सभी एलिमेंट लिखने होते हैं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मेरे पास यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें मेरे पास 1 2 एंड 5 भी प्रेजेंट है, तो मेरे पास यहाँ पे यू आएगा इसका आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना होगा आपको, अगर इंटरसेक्शन आता है और अगर यूनियन आता है तो उसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ आइडेंटिटी है दैट इज कॉल्ड अडेप्टोटेंट लॉ। एंड ये लॉ क्या होता है, देखिए ए इंटरसेक्शन ए, इसका जो मेरे पास ए से इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका आंसर आएगा ए। तो बेसिकली ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ए एंड अगर दो मेरे पास ए है और उनमें कॉमन भी ए ही होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। मैं एक एग्जांपल से आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। लेट कर लीजिए कि मेरे पास ए में एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3, बेसिकली हम सिंपल ही लेंगे 1 2 एंड 3। और अगर ए का मैं ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो दूसरा भी मेरे पास यही होगा 1 2 3। और अगर इन दोनों का मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लूँ तो मेरे पास 1 2 3 आएगा, क्योंकि दोनों में तो 1 2 3 ही कॉमन है। इसमें भी 1 2 3 प्रेजेंट है, इसमें भी 1 2 3 प्रेजेंट है। तो सॉरी यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे ए है। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए लूँ यहाँ पे तो मेरे पास क्या आएगा, ए ही तो आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर मैं किसी भी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेता हूँ तो वो सेट ही वहाँ पे आंसर होता है। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल था, लेकिन जो लास्ट वाला अभी आप देख रहे हो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। देखिए इस लॉ में क्या है, इसने बोला ए इंटरसेक्शन है मेरे पास बी यूनियन सी का, और वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी और इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। यहां पे देखिए आप जो मेरे पास फर्स्ट टू जो मेरे पास नंबर इसमें देखिए फर्स्ट टू में यहां पे मेरे पास इंटरसेक्शन का साइन है, यहां पे मेरे पास यूनियन का साइन है। तो दोनों में दो डिफरेंट साइन है, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन का साइन। तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ध्यान से देखिए। आप सिंपल से ऐसे याद कर लीजिए कि ये मेरे पास सिंपल एक है एलिमेंट है और बी एंड सी अलग अलग टू है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन को बी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और उसके बाद जो मेरे पास यूनियन का साइन है मैं वो बीच में लिख दूंगा। और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैं सी से करता हूं तो वो मेरे पास बनेगा ए इंटरसेक्शन सी। तो सिंपली आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये आपका काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए, और जो आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो इसके सम देखते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। जो हमने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, जो हमने यूनियन फाइंड आउट किया था जिसमें, तो उसको जितने सम हमने यूनियन से फाइंड आउट किए थे आपको उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये आप खुद करोगे। मैं आपको 6th सम में इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बता दूंगा। जब आपको पता चल जाएगा कि इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली जाइए फर्स्ट सम में और उसका यूनियन फाइंड आउट कर लीजिए जिसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सम मैं यहाँ पे पूरे सम नहीं करवाऊंगा। इनमें से देखिए अगर मैं ये देखूँ फर्स्ट सेकंड उसके बाद फोर्थ देखूँ और उसके बाद फिफ्थ देखूँ और उसके बाद 7th देखूँ, तो ये बिल्कुल सेम टाइप के सम है। ये सभी के सभी जितने भी सम है यहाँ पे सेम टाइप के हैं। तो इनमें से कोई एक कर लेंगे। लेट कर लीजिए मैं सेकंड सम आपको करवा देता हूँ। सेकंड सम को करेंगे और इसके जितने भी बाकी सम है वो आपको खुद करना होगा। एंड देखिए बी में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो है मेरे पास 7 9 11 एंड 13। एंड सी में जो मेरे पास एलिमेंट प्रेजेंट है वो क्या है 11 13 एंड 15। और सिंपली मुझे बोला गया है कि मुझे इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन के बारे में हमने अभी पढ़ा था। देखिए इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन ऑफ टू सेट्स, मतलब दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वही तो आंसर होता है। अगर मैं यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करूं तो बी एंड सी में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, उसके बाद 13 आ रहा है। तो इट मीन्स कि जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा 11 एंड 13। मैंने आपको ये भी बोला था, ये बताया था प्रीवियस जब हम कर रहे थे प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशंस, उसमें मैंने बोला था कि अगर मेरे पास ए एंड बी में
कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता तो वो नल सेट होता है, वॉइड सेट होता है, उसे हम 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए इसमें से कोई एक सम ऐसा जरूर होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा एंड आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा, उसका आंसर 5 आएगा। तो वो बहुत सिंपल है, ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ नहीं लगेगा, लेकिन जो 5 सम है इसमें से मैंने एक को करवा दिया, बाकी जितने भी 4 सम बचे हैं वो आपको खुद करने होंगे। और सेकंड देखिए, सेकंड यहाँ पे हम थर्ड देखते हैं। थर्ड एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, यहाँ पे देखिए थर्ड। एंड थर्ड में क्या उसने बोला है कि ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद इसका डी से इंटरसेक्शन फाइंड आउट कीजिए। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ऑफ टू सेट्स होता है। फर्स्ट में क्या करता हूँ, ए एंड सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड में जाता हूँ तो मैंने आपको बोला था कि जो मेरे पास प्रॉपर्टीज है वो मेरे पास काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। देखिए अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी देखूँ, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखूँ, तो उसमें क्या है मेरे पास, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करूँ और उसका इंटरसेक्शन सी के साथ फाइंड आउट करूँ तो वो सेम होता है। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन बी एंड सी के आंसर से फाइंड आउट करूँगा तो वो वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करूँगा और उसका जो आंसर होगा उसको डी से इंटरसेक्शन उसका फाइंड आउट कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ए में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कौन से हैं, 3, उसके बाद है 5, 7, 9 एंड 11। और जो मेरे पास सी में एलिमेंट प्रेजेंट है दैट आर 11, 13 एंड 15। अब ए एंड सी का अगर मैं इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 11 है, यहाँ पे मेरे पास 11 है, और इसके बाद कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन है। इट मीन्स कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 13। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज अ 13, सॉरी यहाँ पे 11, दैट इज अ 11, क्योंकि 13 दोनों में कॉमन नहीं है। तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट 11। तो उसके बाद जो मेरा आंसर है, अगर इसे मैं लेट कर लीजिए, मैं इसे लिख देता हूँ ई, ठीक है, इसमें ई लिख देता हूँ यहाँ पे। जब बी लिख दीजिए, आपका जो भी बी अगर इसमें प्रेजेंट है तो नहीं लिख सकते, ई ही लिखना होगा क्योंकि बी पहले ही प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अगर मैं इसे यहाँ पे ई लिख देता हूँ तो अब मेरे पास ई का आंसर आ गया 11। अब मैं ई का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगा डी से, तो इसका मतलब तो यही होगा ना, ए इंटरसेक्शन सी, उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे डी से। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे डी लिखता हूँ, उसकी वैल्यूज लिखता हूँ, तो मेरे पास क्या है 15 एंड 17। तो अब देखिए कि ए इंटरसेक्शन सी में क्या प्रेजेंट है 11 और डी में क्या प्रेजेंट है 15 एंड 17। क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन आ रही है, ए इंटरसेक्शन सी और डी में कोई भी चीज कॉमन आ रही है, नहीं आ रही। इट मीन्स कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो ये खाली होगा, खाली होगा तो ये क्या होगा, वॉइड होगा, ये नल होगा। तो इससे हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। देखिए ध्यान से, अगर आप पहले सी एंड डी को फाइंड आउट कर लोगे तो भी सेम आंसर आएगा। देखिए अगर आप ऐसा करना चाहते हो, अगर आप सी एंड डी का इंटरसेक्शन पहले फाइंड आउट करोगे, देखो सी एंड डी का इंटरसेक्शन अगर मैं पहले फाइंड आउट करूं तो यहाँ पे देखिए सी एंड डी में सिर्फ 15 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 15। और उसके बाद में ए के साथ इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद में ए से इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगा। तो ए में देखिए, अब ए में मेरे पास कहीं भी 15 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इट मीन्स इसका आंसर भी 5 ही आएगा। तो इसका आंसर 5 आएगा। सिंपली अब कैसे भी कीजिए, चाहे ए का सी के साथ इंटरसेक्शन पहले आप लीजिए और अगर आप सी का डी से पहले लेना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपकी सिर्फ एक ही टाइप बची अभी। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो मेरे पास अभी 6th सम है और मेरे पास यहाँ पे देखिए 8th है, उसके बाद मेरे पास 9th है और उसके बाद मेरे पास 10th है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये सभी के सभी सम सेम ही है, एक ही टाइप के, लेकिन देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लास्ट वाले जो 2 है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन वो देखने में ऐसा लग रहा है बट है सेम ही। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 6 सम को ट्राई करूँ, 6 सम को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी है यहाँ पे। तो आपको सिंपली क्या करना है, बी यूनियन सी को पहले फाइंड आउट कर लेना है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बी में देखूँ कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो बी में मेरे पास प्रेजेंट है 7, 9, 11 एंड 13। और सी में जो मेरे पास एलिमेंट प्रेजेंट है दैट आर 11, 13 एंड 15। तो यहाँ पे देखिए
इन दोनों में देखो मुझे यूनियन फाइंड आउट करना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यूनियन फाइंड आउट करना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू सेट्स। तो अगर मैं यूनियन की बात करूं तो उसका मतलब होता है मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स। और अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता तो उसमें क्या होता है, कॉमन ऑफ टू सेट्स। तो उसमें कॉमन लेने हैं तो इसमें कॉम्बिनेशन मतलब जो रिपीट करेगा उसको सिर्फ एक बार लिखना होता है और बाकी सभी के सभी एलिमेंट लिखने होते हैं। यहाँ पे 11 एंड 13 को अगर मैं देखता हूं तो वो दोनों रिपीट कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर मैं B यूनियन C फाइंड आउट करूं यहाँ पे तो वो क्या आएगा, 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो C के जो मेरे पास 11 एंड 13 है वो यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो मैंने पहले ही लिख दिए थे 11 एंड 13, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करता। तो B यूनियन C को मैंने अभी फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन A से फाइंड आउट करना है। तो A के क्या एलिमेंट है, A के एलिमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो है 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो इन दोनों का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों का मुझे फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट देखेंगे। तो इन दोनों सेट में जितने भी कॉमन एलिमेंट है वो फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे 7 प्रेजेंट है, ए में 7 प्रेजेंट है, यहाँ पे 9 प्रेजेंट है, ए में 9 प्रेजेंट है, यहाँ पे 11 प्रेजेंट है और ए में भी 11 प्रेजेंट है। इट मीन्स कि अगर मैं ए का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूं बी यूनियन सी के आंसर से, तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 7, 9 एंड 11। तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है कि यूनियन और इंटरसेक्शन का जो कंसेप्ट है उसको अपने दिमाग में बिठा के रखना है और उससे आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जो सम है आपके बेसिकली जिसको मैंने अभी टिक किया था, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सेम है, देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कंसेप्ट याद रखोगे ना यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में, तो ये आपके सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन मैंने क्या किया था, बी यूनियन सी। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी प्रीवियस जब हम स्लाइड में कर रहे थे, तो हमने ये देखा था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और उसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे ए इंटरसेक्शन सी के साथ। कहने का मतलब आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हो कि ए यूनियन जो मेरे पास है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा पहले बी से, तो ए यूनियन बी बन जाएगा। उसके बाद बीच में यूनियन का साइन इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन सी और यूनियन बीच में आ जाएगा। तो अगर आप इस टाइप से करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बेसिकली जो फर्स्ट मैंने अभी करवाया वो थोड़ा सिंपल है और आप ऐसे करोगे तो थोड़ा आपको ईजी लगेगा। तो वो आपके ऊपर है, आप इसे कैसे करना चाहते हैं। और इसके बाद वाले जो सम है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये सम बिल्कुल डिट्टो जैसा मैंने अभी करवाया वैसा ही आपको खुद करना होगा। और इन दोनों में से मैं कोई एक करवाऊंगा, बिल्कुल सेम सम है ये। तो मैं क्या कहता हूँ लास्ट वाला सम, तो चलो लास्ट वाला सम का मैं थोड़ा आपको दे दूंगा, इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा, थोड़ा सा आपको बता दूंगा कैसे करना है। लेकिन जो नेक्स्ट ऊपर वाला सम है ये करवा देता हूँ मैं आपके लिए। देखिए यहाँ पे मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी है और इसके बाद मेरे पास यूनियन फाइंड आउट करना है मुझे बी यूनियन सी का। देखिए यहाँ पे मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी है और इसका मुझे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है बी यूनियन सी से। तो पहले तो मैं इस चीज का आंसर फाइंड आउट करूंगा, फिर मैं इस चीज का आंसर फाइंड आउट करूंगा और उसके बाद इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका मैं इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ए के जो एलिमेंट है वो लिख लेता हूं यहाँ पे 3, 5, 7, 9 एंड 11। बी के एलिमेंट यहाँ पे 7, 9, 11 एंड 13। सी के जो एलिमेंट है यहाँ पे 11, 13 एंड 15। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करूं तो इट मींस क्या है कि मेरे पास ए एंड बी में जितने भी कॉमन एलिमेंट है मुझे वो लिखने होंगे। यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे क्या है 11 है, तो और कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है। इट मींस कि मेरा आंसर आएगा 7, 9 एंड 11। उसके बाद मुझे ये फाइंड आउट करना होगा इसमें क्या है मेरे पास बी यूनियन सी। अब यहाँ पे देखिए
बी और सी के कॉम्बिनेशन को लेना है मुझे, बी एंड सी के कॉम्बिनेशन को लेना है। इट मीन्स कि इसके जो कॉमन एलिमेंट है उसको सिर्फ वन टाइम लिखना है और बाकी के एलिमेंट को मुझे लिखना है। जहाँ पे देखिए 11 रिपीट कर रहा है और यहाँ पे 13 रिपीट कर रहा है, तो बाकी के एलिमेंट सेम है, तो मैं क्या करूँगा 7 9 11 13 मैं बी के सभी एलिमेंट लिख देता हूँ। उसके बाद सी के जो 11 एंड 13 है वो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने पहले से वो लिख दिए हैं, और यहाँ पे मैं 15 लिखूंगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया, बी यूनियन सी फाइंड आउट किया, इन दोनों का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी एंड बी यूनियन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी एंड बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 9 है, और यहाँ पे क्या है 11 है। तो इट मीन्स कि मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 7 9 एंड 11। तो सिंपली आपने यहाँ पे देखा कि हम इसे जो हमारे पास सम है, अगर मेरा इंटरसेक्शन और यूनियन का कंसेप्ट क्लियर है तो मैं कैसे इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो जो लास्ट सम है देखिए उसका थोड़ा सा आपको हिंट ही दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको खुद ही फाइंड आउट करना होगा। तो बेसिकली है क्या इसमें, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको ए और डी का यूनियन फाइंड आउट करना है, उसका आंसर यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बी एंड सी का यूनियन फाइंड आउट करना है, उसका भी यहाँ पे आंसर लिख लीजिए। और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। और बहुत ही सिंपल है, आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स और हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम का वो है, वहां पे आपका जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आप शेयर कर सकते हो। तो देखिए आगे हमने फाइंड आउट करना है वही सेम चीज है। इसका देखिए आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, सभी में आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे आपको इसने रोस्टेड फॉर्म नहीं सेट बिल्डर फॉर्म दे दी है, लेकिन रोस्टेड फॉर्म तो हम खुद लिख ही लेंगे क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना आता है। तो अगर मैं ए की रोस्टेड फॉर्म लिखूं तो वो क्या आएगी, एक्स जो मेरे पास वेरिएबल है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो मुझे पता है कि जो मेरे पास नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और वो इन्फिनिटी तक जाता है। 1 से स्टार्ट होता है और वो इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब कभी खत्म नहीं होता, ऐसी वैल्यू तक जाता है। अगर मैं b की बात करूं, b जो मेरे पास उसका वेरिएबल x है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो जो मेरे पास b है उसमें दो चीजें हैं, फर्स्ट क्या है, नेचुरल नंबर है, कहने का मतलब है 1 से लेके इन्फिनिटी तक आएंगे। लेकिन दूसरी बात साथ में ये है कि वो इवन भी है, इवन भी है। तो उसमें जितने भी मेरे पास ऑड नंबर हैं, फर्स्ट में जितने भी ऑड नंबर है, अगर मैं उसको निकाल दूं तो मेरे पास b बन जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर लेने। इवन नंबर मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, मतलब 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 4 6 8 और अप टू इन्फिनिटी आएगा इसका भी आंसर। अगर मैं यहाँ पे c को फाइंड आउट करूँ तो c क्या है मेरे पास, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x मेरे पास क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो a में अगर मैं देखूं, नेचुरल नंबर तो है, यहाँ पे भी दो चीजें, यहाँ पे नेचुरल नंबर भी है और ऑड भी है। तो इट मीन्स के क्या आएगा, नेचुरल नंबर में से सिर्फ ऑड 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी। और अगर मैं d की बात करूं, x इज अ प्राइम नंबर, तो x मेरे पास प्राइम नंबर है। उसने ये नहीं बोला कि ये नेचुरल है क्या है, तो x में जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सभी के सभी प्राइम नंबर d में प्रेजेंट होंगे। तो मुझे पता है कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है मेरे पास 2, और 2 के बाद 3, और उसके बाद मेरे पास 5 7 एंड उसके बाद 11 एंड सो ऑन। इसका कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे हम इवन और ऑड नंबर फाइंड आउट करते हैं उसमें हमें पता होता है कि 2 को ऐड करना होता है और सिंपली मेरा जो नेक्स्ट ऑड नंबर और इवन नंबर में फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा प्राइम नंबर में नहीं होता। तो प्राइम नंबर मेरे पास वो नंबर होता है जो किसी के भी टेबल में नहीं आता, अपने टेबल में होता है और किसी की भी टेबल में नहीं होता, तो वो मेरे पास प्राइम नंबर होता है। तो वो 2 3 5 7 11 और अप टू आगे हम इन्फिनिटी तक जाएगा ये भी। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास अब उसने फाइंड आउट करने के लिए बोला इंटरसेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए अगर आपको यहाँ पे a है ना, जो मेरे पास a मेरे पास आपको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मानना पड़ेगा, क्योंकि सभी के सभी जो नंबर है बीच वाले वो उसमें प्रेजेंट है। b के सभी एलिमेंट प्रेजेंट है a में, c के सभी एलिमेंट प्रेजेंट है a में, d के सभी एलिमेंट प्रेजेंट है d में, ए में सॉरी डी के सभी एलिमेंट प्रेजेंट है ए में। तो अब आप देखिए अगर मैं ए का बी के साथ
इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास आंसर ए ही आना चाहिए, ठीक है, सॉरी मेरे पास आंसर बी ही आना चाहिए, मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसका यूनियन फाइंड आउट करता तो मेरे पास आंसर ए आता, ठीक है, जो मेरे पास यूनिवर्सल सेट होता है वो आंसर होता है। अगर मैं इंटरसेक्शन फाइंड आउट करता हूँ जो उसका सबसेट होता है वही उसका आंसर होता है, तो इट मीन्स आंसर इसका बी आएगा अगर आप इसे फाइंड आउट बी करोगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ भी तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, उसके बाद यहाँ पे 4 कॉमन है, उसके बाद यहाँ पे 6 कॉमन है और आगे यहाँ पे 8 भी होगा और 8 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद इसके भी जितने एलिमेंट आएंगे बी में वो ए में प्रेजेंट ही होंगे, तो इट मीन्स कि अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा भी तो वो बी ही आएगा। 2 4 6 8 10 11 12 14 16, तो आगे बी के एलिमेंट जितने भी उसमें होंगे वो सभी के सभी ए में प्रेजेंट है, इसका आंसर बी आएगा। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद चेक कर सकते हो कि इसका आंसर बी ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई रैंडमली एक और ले लेते हैं, 5th लेते हैं हम, ठीक है। इसमें 5th में क्या बोला है, बी इंटरसेक्शन डी, तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन डी बोला है। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे, देखिए बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास इवन नंबर है और डी मेरे पास क्या है, डी मेरे पास प्राइम नंबर है, डी मेरे पास प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर मैं इवन नंबर का प्राइम नंबर से इंटरसेक्शन लूंगा, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए मेरे पास बी प्रेजेंट है जिसमें मेरे पास इवन नंबर है और यहाँ पे मेरे पास डी प्रेजेंट है जिसमें मेरे पास प्राइम नंबर है। तो इन दोनों में सिर्फ एंड सिर्फ कॉमन 2 आएगा, इसमें सिर्फ कॉमन 2 आएगा, तो इसका आंसर जो मेरे पास होगा वो 2 होगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। क्योंकि आपको ये भी याद रखना है कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें एक ही इवन नंबर होता है, वो 2 होता है। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही इवन होता है, उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर हैं सभी प्राइम नंबर मेरे पास ऑड होते हैं, कोई भी प्राइम नंबर मेरे पास इवन नहीं होता। सिर्फ एक ही मेरे पास ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, वो 2 है और इसमें दोनों में कॉमन 2 आएगा तो इसका आंसर 2 आएगा। सिमिलरली अगर मैं सी इंटरसेक्शन डी को फाइंड आउट करूं, सी इंटरसेक्शन डी को फाइंड आउट करूं तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ। अगर इरेज करेंगे तो सेट चले जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, तो मैं दोबारा से लिखूंगा क्योंकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। इसमें थोड़ा मुझे करवाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़े से हम आपको ट्रिकी लगेंगे। तो देखिए अगर मैं सी की यहाँ पे बात करता हूँ तो सी में मेरे पास क्या था, सी में मेरे पास था ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे था 1 3 5 7 9 11 13 एंड अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ पे डी की बात करूं तो डी में मेरे पास प्रेजेंट था और प्राइम नंबर, तो क्या था 2 3 5, उसके बाद 9, उसके बाद 9 नहीं आएगा सॉरी इसमें 11 क्योंकि 9 तो टेबल में आता है, 7 रहेगा इसमें 7 2 3 5 7 11, उसके बाद आएगा 13, उसके बाद आएगा 19 एंड सो ऑन। तो इसमें भी अगर हम आगे लिखते जाएंगे तो एलिमेंट 2 ऐड करके लिख लेंगे, 15 आएगा 17 आएगा 19 आएगा एंड अप टू सो इन्फिनिटी आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास जो इनके कॉमन एलिमेंट है वो आंसर में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगा तो ये 1 नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा और उसके बाद यहाँ पे 5 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 7 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 9 इसमें प्रेजेंट नहीं है, नहीं आएगा, इसके बाद यहाँ पे 11 आएगा, 13 आएगा। सिमिलरली मेरे पास आगे भी जितने एलिमेंट कॉमन होंगे वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। तो बेसिकली मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 नहीं आएगा, 2 के बाद जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, देखिए मैंने बोला था कि जो मेरे पास 2 के बाद एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो सभी के सभी एलिमेंट मेरे पास ऑड एलिमेंट होंगे। तो अगर मेरे पास ये सभी एलिमेंट ऑड एलिमेंट है इट मीन्स कि वो सी में प्रेजेंट होंगे, यस वो सी में प्रेजेंट होंगे क्योंकि वो सभी के सभी ऑड एलिमेंट है। और सी में मेरे पास जितने भी ऑड एलिमेंट प्रेजेंट है नेचुरल नंबर में वो सभी के सभी सी में है। तो इट मीन्स कि सी मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है ऑड नंबर का, और यहाँ पे मैं 2 को निकाल रहा हूँ तो इट मीन्स कि जितने भी ऑड नंबर हैं वो सी में प्रेजेंट होंगे। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3 5 7 11 13 19 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो इट मीन्स कि जो मेरे पास आंसर आया वो क्या आया, जितने भी ऑड नंबर है सभी ऑड नंबर आए। तो अगर अब मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं, देखो मुझे जो क्वेश्चन दिया गया था वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था और मुझे आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही इसके लिखने होंगे। एक्स जो मेरे पास एक वेरिएबल है और एक्स को मुझे डिफाइन करना है, एक्स इज अ
x इज अ ऑड प्राइम नंबर, x इज अ ऑड प्राइम नंबर। तो मेरे पास x जो है वो ऑड प्राइम नंबर है, क्योंकि जो इवन प्राइम नंबर था वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने b इंटरसेक्शन d फाइंड आउट किया था, तो इस वहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आया था, b इंटरसेक्शन d में मेरे पास आंसर आया था 2, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इवन है और वो प्राइम भी है। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखूंगा तो वो क्या आएगा, x इज अ इवन प्राइम नंबर। तो x मेरे पास क्या आएगा, इवन प्राइम नंबर आएगा। तो सिमिलरली अगर आप b एंड c का फाइंड आउट करोगे तो देखिए b जो मेरे पास है, b मेरे पास क्या है, इवन है, तो c मेरे पास क्या है, c मेरे पास ऑड है। तो इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन आ सकती है, नहीं आ सकती, तो इट मीन इसका 5 आंसर आएगा। उसके बाद a एंड d को फाइंड आउट कीजिए। a तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, उसका d के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगा तो उसका आंसर d ही आएगा, आप चेक कर सकते हो। अगर मैं a का c के साथ फाइंड आउट करूंगा तो c ही आएगा, अगर मैं a का b के साथ फाइंड आउट करूंगा तो b ही आएगा, क्योंकि b यहाँ पे a जो है ना वो मेरा यूनिवर्सल सेट है, और जो उसकी डेफिनेशन थी वो मैंने प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी। आपको ये सॉल्व करने होंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा सकता हूँ। तो बेसिकली आपको सिंपली यहाँ पे क्या है, सॉल्व तो आपको करने हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए a में अगर a इंटरसेक्शन b में लेता हूँ तो उसका आंसर तो b ही आएगा, क्योंकि a तो मेरा यूनिवर्सल सेट ही तो है। तो अगर इसका आंसर b आएगा तो b की लाइन यहाँ पे देखिए क्या लिखी हुई है, तो वही तो आंसर होगा आपके लिए। तो b की जो भी यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, x एक्सिस इवन नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल डिट्टो रिपीट कर देना है उसको देख के। अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं a का c के साथ फाइंड आउट करता हूँ, अगर मैं जो a का c के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना, तो आंसर उसका c ही तो आएगा, क्योंकि a तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, तो c का आंसर आएगा। तो c में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो वही तो आंसर है। आपको जो भी c में लिखा है डिट्टो उसको रिपीट कर देना है। अगर मैं a का d के साथ फाइंड आउट करूंगा तो उसका आंसर d ही तो आएगा, तो d में जो भी लिखा हुआ है उसको रिपीट कर दीजिए, वही तो आंसर होगा इसका। तो सिंपली ये सम जो है बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको इसकी जो इसका लॉजिक है वो समझ आ जाता है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो इसको आपको सॉल्व करना होगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट सम है उसमें सिंपली क्या करना है, मैं आपके लिए सिर्फ इतना करूंगा कि आपके लिए रोस्टेड फॉर्म बनाऊंगा, और आपको खुद फाइंड आउट करना होगा कि ये जो मेरे पास सेट्स हैं ये डिसजॉइंट है क्या और नहीं है, डिसजॉइंट है कि नहीं है, ये आपको खुद फाइंड आउट करना होगा। एक सम में करवा दूंगा, रोस्टेड फॉर्म आपको सभी की बता दूंगा, और बाकी जो सम होगा वो आपको खुद करना होगा। तो सबसे पहले डिसजॉइंट जो मैंने आपको बोला था, मैं उसकी थोड़ी डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे देखिए। डिसजॉइंट, तो डिसजॉइंट के बारे में मैंने आपको बोला था कि जो डिसजॉइंट होता है उसका मतलब होता है उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास 2 सेट होंगे, तो मैं लिखता हूं 2 सेट्स आर disjoint if they have no common element। तो जो मेरे पास 2 सेट होंगे वो डिसजॉइंट होंगे। कब डिसजॉइंट होंगे, जब उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो मैंने आपको बोला था, देखिए अगर मेरे पास 2 सेट हैं और उसका अगर मैं इंटरसेक्शन फाइंड आउट करता हूं तो उसका जो कॉमन एरिया आता है वही उसका आंसर होता है। लेकिन अगर मेरे पास 2 सेट हैं उसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो उसमें कोई भी कॉमन एरिया नहीं आएगा, और जो मेरे पास ये सेट होगा, दिस सेट इज कॉल्ड अ डिसजॉइंट सेट। तो ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अगर यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूँ फर्स्ट सम की, मैं रोस्टेड फॉर्म पहले बना लेता हूँ। अगर मैं फर्स्ट को ए लेट करूँ तो उसमें मेरे पास फर्स्ट की रोस्टेड दी है 1 2 3 एंड 4, एंड उसके जो बी एलिमेंट है उसका मैं लिख देता हूँ। उसमें क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, और उसकी वैल्यू 4 से 6 तक है। तो उसमें क्या आएगा, 4 5 एंड 6, ठीक है। और सेकंड सम की यहाँ पे अगर मैं रोस्टेड फॉर्म पहले की, दोनों की रोस्टेड फॉर्म ही यहाँ पे ए ई आई ओ यू, यहाँ पे वॉवल्स लिखे हुए हैं, और बी में मेरे पास प्रेजेंट हैं सी डी ई एंड एफ, और जो थर्ड है इसमें देखिए मेरे पास क्या है, एक्स इज एन इवन इंटीजर। तो एक्स मेरे पास क्या है, इवन और इंटीजर। यहाँ पे 2 चीज देखनी होगी आपको, पहली बात उसने बोला इवन और दूसरी उसने बोला इंटीजर। तो इन दोनों को ध्यान से देखिए यहाँ पे।
तो जो मेरे पास नेचुरल नंबर होता है मुझे पता है कि वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन उसने यहाँ पे इंटीजर बोला है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, जो इंटीजर होता है वो उसमें जो वैल्यूज होती है वो नेगेटिव से भी स्टार्ट होती है, इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी, उसके बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 अप टू इन्फिनिटी, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की वैल्यू होती है उसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे भी तो बेसिकली यहाँ पे देखिए कि एक्स मेरे पास क्या है, इवन है, यहाँ पे एक्स मेरे पास क्या है, ऑड है। इवन एंड ऑड दोनों क्या कोई ऐसा नंबर है जो इवन भी हो और ऑड भी हो? नहीं हो सकता। तो ये तो सिंपली मुझे यहाँ से भी पता चल रहा है कि जो मेरे पास थर्ड है वो डिसजॉइंट है, क्योंकि अगर मैं ए के एलिमेंट फाइंड आउट करता हूँ यहाँ पे, वो क्या आएंगे मेरे पास, अगर मैं ए के एलिमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करूँ, -3, उसके बाद -1, उसके बाद 1, उसके बाद 3 एंड अप टू इन्फिनिटी आएंगे, क्योंकि आप सॉरी ये बी के लिख लीजिए क्योंकि उसमें बी के ऑड है। अगर मैं ए के फाइंड आउट करूंगा तो उसमें इवन आएंगे, उसमें क्या आएगा मेरे पास, -4, -2 और उसके बाद 2 एंड 4 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आ ही नहीं सकता कोई। वाई? बिकॉज ए एंड बी जो दोनों मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इन दोनों में एक में ऑड है और दूसरा मेरे पास इवन है, और इवन एंड ऑड दोनों एक ही बार, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता कि जो इवन भी हो और ऑड भी हो। तो ये अगर मैं देखूँ ए एंड बी को तो दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो अगर नहीं होगा तो जो डिसजॉइंट ही होगा मेरे लिए। तो सिंपली लास्ट वाला सम तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास डिसजॉइंट सेट है, इन दोनों में कोई नहीं कॉमन आएगा। देखिए यहाँ पे ऑड है मेरे पास -3, -1, 1 एंड 3, और सिमिलरली इवन मेरे पास है -4, -2 और यहाँ पे मैंने 0 लिखना भूल गया, 0 एंड 2 एंड 4। तो मेरे पास देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास ऑड एंड इवन में कोई भी कॉमन नहीं आएगा। तो उसके बाद वाला जो फर्स्ट सम है उसमें हम देख लेते हैं फर्स्ट में क्या है मेरे पास। फर्स्ट में दोनों में कॉमन है, कोई 4 आ रहा है तो ये मेरे पास डिसजॉइंट नहीं होगा। उसके बाद इन दोनों में आप देख लीजिए अगर कोई कॉमन आ रहा है तो डिसजॉइंट नहीं होगा, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो ये डिसजॉइंट होगा। तो बेसिकली मेरे पास सिंपल से सम थे और ये लास्ट सम था, और बाकी जितने भी सम इसके रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो तब तक आपको करना क्या है कि जितने भी मैंने सम आपको बोला है वो आपको सॉल्व करने हैं, नोटबुक बना लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, और साथ में आपको अच्छे से कमेंट भी लिखने होंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि उससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जितने भी व्यूज़ होते हैं लाइक्स बहुत कम होते हैं उससे, तो इससे मोटिवेशन थोड़ा कम मिलता है, और जिससे वीडियो आगे बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, और जो वीडियो आती है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद आती है। तो बेसिकली आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक कर सकते हो।